तो गाइस अब तक हमने देखा कि लूफी और ये सभी लोग वानो कंट्री में पहुंच जाते हैं और इतने समय के बाद हम उसब, फ्रैंकी इन सभी को देखते हैं, जिसके बाद जोरो का सामना एक कातिल से हो जाता है। पर ये जो कातिल था ये खुद एक ऑफिसर होता है, पर यहाँ के सभी लोग जोरो को कातिल समझते हैं और इसे पकड़कर मौत की सजा सुनाई दी जाती है। पर जोरो बहुत इजीली इन सभी को निपटा के रख देता है। लूफी ओतामा नाम की एक क्यूट सी बच्ची से भी मिलता है जो कि एक डेविल फ्रूट यूजर है, और क्योंकि लूफी ने इसकी जान बचाई थी तो ये बच्ची इसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, इसलिए अपने पास मौजूद जो भी खाने पीने का सामान था वो लूफी को पकाकर खिला देती है। जिसके बाद लूफी को वानो की असली सच्चाई के बारे में पता चलता है। ये कंट्री देखने में जितनी ज्यादा खूबसूरत है, इसका पास्ट उतना ही ज्यादा डार्क है और नदी का जहरीला पानी पीने की वजह से ओतामा की तबीयत बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से लूफी ठान लेता है कि इसका बर्थडे स्पेशल मनाकर ही रहेगा और इसे किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए टाउन की तरफ रवाना हो जाता है। और अब लूफी तेजी से टाउन में जाने लगता है, पर हितेत्सु लूफी का पीछा करने लगता है और इसके पास जाकर कहता है कि बच्चे तुम इस स्वॉर्ड को नहीं ले सकते। अच्छा ठीक है, अगर मैं इसे नहीं रख सकता तो मुझे तुम्हारी वाली स्वॉर्ड दे दो। तुम इसे भी नहीं रख सकते। अच्छा ठीक है भाई, जो मेरे पास है मुझे वही दे दो फिर। पर हितेत्सु बताता है कि जो स्वॉर्ड तुमने कैरी की है ये असल में एक कर्स्ड स्वॉर्ड है, और जो भी इसे विल्ड करता है इस तलवार का श्राप उसे लग जाता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी श्राप लग जाए। लूफी इसकी बातें सुनकर इसकी नाक को पकड़ता है और इसे उठाकर दूर पटक देता है। साले डीमन स्लेयर के सस्ते कॉपी, ज्यादा ही बोलता है तू, चला जाए यहाँ से। और ऐसा बोलकर लूफी यहाँ से निकल जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए ओतामा का खास ख्याल रखना। हाँ भाई चिंता मत कर, मैं इसे सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। और मेरी तलवार को लौटाना भूलना मत। और लूफी यहाँ से चला जाता है। तभी कोमोचियो भी यहाँ पर आ जाता है और लूफी और ओतामा इसके ऊपर सवारी करके आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी ओतामा को होश आ जाता है। बड़े भैया हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ दरअसल हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तुम्हें चेक करवाने के लिए। और इसे याद आता है कि इसने कहा था कि एस की डेथ हो चुकी है, जिसकी वजह से ओतामा इमोशनल हो जाती है और रोते हुए कहती है कि बड़े भैया अब बहुत ही ज्यादा बुरे हो, आपने मुझसे झूठ कहा, आखिर आप एस के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो। जिस पर लूफी सीरियस हो जाता है। ओतामा एस वापस नहीं आने वाला, 2 साल पहले हुई उस मरीन फोर्ड में एस मारा जा चुका है। ये सुनकर ये जोर जोर से रोने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एस ने मुझसे वादा किया था कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जब ओतामा एस से कहती है कि एस प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, पर तुम तो सिर्फ अभी 5 साल की हो ना। नहीं भैया मैं ऑलरेडी 5 साल की हो चुकी हूँ। ओतामा इसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि एस मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को गुड बाय नहीं कह सकती, तो प्लीज मुझे अपने साथ लेकर चलो। अरे चिंता मत करो, जब हम एक बहुत बड़ा पायरेट ग्रुप बन जाएंगे तो तुमसे मिलने दोबारा जरूर आएंगे। ठीक है भैया, जब आप वापस आओगे तो आप मुझे अपने क्रू में रख लेना, ठीक है ना, क्योंकि मुझे भी आपके साथ एडवेंचर पर जाना है। जिस पर एस इसके सर पर हाथ रख के कहता है एक पायरेट बनने का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं वापस आऊंगा तो तुम एक फीमेल निंजा या कुछ तो बन ही जाओगे, जिसके बाद मैं तुम्हें अपने पास रख लूंगा। ठीक है इस भैया, ये हमारा वादा रहा, अगली बार जब आप वापस आओगे तब तक मैं कोनोइची बन चुकी होंगी। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर ओतामा कहती है कि एस मेरे बहुत ही ज्यादा करीब था। बड़े भैया आपको नहीं पता कि एस कितना ज्यादा अच्छा है, आखिर आप उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं, और आप मेरी तकलीफ को नहीं समझ सकते हो। और ऐसा बोलकर लूफी के सर पर मारना शुरू कर देती है और बोलती है कि अगर ये बात सच भी है तो भी आप इतने कैजुअली इस बात को मुझसे नहीं कह सकते, आप मेरी तकलीफ को नहीं समझ सकते। और लूफी के गालों को खींचना शुरू कर देती है। और गाइज अभी एक चीज नोटिस कीजिएगा, ये ओतामा के सर पर लूफी की स्ट्रॉ हैट है, और अपनी वन पीस की जर्नी में लूफी ने कुल कितने लोगों को अपनी स्ट्रॉ हैट दी है या अपनी स्ट्रॉ हैट को पहने दी है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये चीज काफी ज्यादा जरूरी है जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब इसके बाद ये लोग दौड़ते हुए इस बैम्बू फॉरेस्ट के बाहर आ जाते हैं और लूफी को पूरी उम्मीद होती है कि यहाँ इस बैम्बू फॉरेस्ट के बाहर कोई बहुत ही बड़ा विलेज होगा, टाउन होगा या कुछ तो होगा ही। पर लूफी ये देखकर शॉक्ड रह जाता है कि ये पूरा का पूरा बंजर इलाका है जहाँ पर कंकाल पड़े हुए थे और फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा और पोल्यूटेड पानी और हवा चारों तरफ फैल रहा था। ये देखकर लूफी शॉक्ड रह जाता है, पर इसे गुस्सा भी आता है। इसके बाद कैपिटल के अंदर सभी लोग उसी कातिल के बारे में बात कर रहे होते हैं, यानी कि जोरो जोरो हमारी छोटी बच्ची की ये कब पकड़ा जाएगा। और शोगुन और ओची के जितने भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं ये सभी लोग घर घर जाकर जोरो को ढूंढ रहे होते हैं, पर जोरो मस्त यहाँ पर बैठकर बटर चिकन खा रहा होता है। यार जगह कितनी कमाल की है, यहाँ मैं जितना मर्जी चाहूँ उतना खा सकता हूँ। हाँ अगर साके होता तो मजा ही आ जाता। तभी एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है जिसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे और लूफी के सामने बहुत सारे वाइल्ड बीस्ट आ जाते हैं और इन सभी को देखकर इसके मुंह में पानी आने लगता है। पर तभी यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर एक बड़ा सा शार्कोडाइल यानी कि शार्क और क्रोकोडाइल का कॉम्बिनेशन एक शेर और जंगली बोर के पीछे पड़ा होता है। यार तुम्हें जब भी भूख लगती है तुम इन्हें क्यों नहीं खा लेते ओतामा? अरे बताती है कि जो ताकतवर सैमुराइज होते हैं सिर्फ वही इन्हें पकड़ सकते हैं, और अगर इन लोगों ने उन्हें पकड़ भी लिया तो भी यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं वो उन्हें पकड़कर सजा दे देते हैं। हम इन्हें नहीं पकड़ सकते भैया, और अगर इन्हें पकड़कर खा भी लिया तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस नदी के जहरीले पानी को पीने की वजह से ये जानवर भी पूरी तरह से जहरीले हो चुके हैं, तो इन्हें खाना भी सेफ नहीं है। ये सुनकर लूफी को गुस्सा आ जाता है। अच्छा तो सामने ये जो फैक्ट्रीज हैं जिनमें से धुआं निकल रहा है ये सब कुछ इन्हीं की वजह से हो रहा है ना? जिस पर ओतामा बताती है कि यहाँ पर एक माइन और एक वेपन फैक्ट्री है और वहाँ पर काइडो के सबऑर्डिनेट्स भी हैं। लूफी को ओतामा के लिए बुरा लगता है और पूछता है कि एक बात बताओ, अगर सब कुछ ऐसे ही पॉल्यूटेड है और जहरीला है तो काइडो और उसके साथी क्या खाते पीते हैं? जिस पर ओतामा बताती है कि फ्लावर कैपिटल में इनका खुद का एक फार्म है जहाँ पर हर एक चीज साफ है और वहाँ पर ताजा पानी भी मौजूद है और ये सभी लोग वहीं से खाना खाते हैं। इनके पास साफ पानी, चावल, खाना सब कुछ है। और खाने के बारे में सोचते ही ओतामा को भूख लग जाती है और इसका बुखार भी बढ़ जाता है। अगर मेरे दुश्मन के पास खाना और पानी दोनों है तो मुझे लड़ने के लिए रीजन मिल चुका है, ऐसा बोलकर लूफी आगे बढ़ता है। पर तभी लूफी को भी उसी औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। जोरो भी इसकी आवाज सुनकर आ जाता है और इन दोनों का काम तमाम कर देता है एक सिंगल स्लैश अटैक
अटैक और ये दोनों हवा में उड़ जाते हैं, जिसके बाद जोरो इनसे साके चुरा कर उसे पीने लगता है। और यहाँ पर जो अम्मा थी ये जोरो का शुक्रिया अदा करती है। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं तो यहाँ पर बस साके लेने आया था। फिर भी मुझे आपका शुक्रिया तो करना ही होगा। ठीक है, अगर तुम्हारे पास साके है तो मुझे दे सकते हो। और लूफी भी यहाँ पर आ जाता है। इसकी नजर जोरो पर जाती है और इतने समय के बाद अपने जोरो को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जोरो, ये मैं हूँ, इधर देख। जैसे ही जोरो पलटता है तो ये भी लूफी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लूफी आ गया तू, जोरो। और एक छलांग लगाकर जोरो के ऊपर कूद जाता है और लूफी सीधा जोरो के मुंह पर आकर बैठ जाता है। बाकी सब कहाँ पर है? हाँ, वो सभी लोग मेरे साथ ही आए हैं जोरो, पर इस वक्त कहाँ पर है मुझे नहीं पता यार। तभी लूफी को खुशबू आती है। जोरो भाई, मुझे तुम्हारे पास से मीट की खुशबू आ रही है, चल भाई मुझे भी थोड़ा सा दे दे। अरे यार, यहाँ पर कितने सारे जंगली जानवर हैं, किसी को भी पकड़ कर खा सकते हैं। अब जैसे ही लूफी मीट के टुकड़े को देखता है तो इस पर टूट पड़ता है, पर तभी जोरो को बताता है कि यहाँ पर जितने भी जंगली जानवर हैं जहरीला पानी पीने की वजह से जहरीले हो चुके हैं, तो हमारे खाने लायक नहीं है। और ऐसा बोलकर लूफी खुद उस पॉइजनस फूड को खाने लगता है। अच्छा, मैं समझा, इसलिए मेरे पेट में कब से गुड़गुड़ हो रही है। हाँ? और हॉकिंस भी तेजी से इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा होता है कि तभी जोरो की नजर ओतामा पर जाती है और इसे बीमार देखकर लूफी से कहता है, अबे लूफी के बच्चे, तेरा दिमाग खराब है क्या? यहाँ पर एक बीमार बच्ची तेरे साथ है और तू खाना ठूस रहा है। तभी लूफी ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करता है और इसे पता चल जाता है कि हॉकिंस यहाँ पर आने वाला है, तो अलर्ट होकर सीधा उसी की डायरेक्शन में देखने लगता है। हॉकिंस भी इनके सामने आ जाता है। अच्छा, तो तुम वही रोनिन हो ना? जोरो एक ऐसा हत्यारा जो कि शहर में घूमकर लोगों को जान से मार रहा है। तुम्हारे साथ तुम्हारा साथी भी है। हाँ? स्टीफन हॉकिंस अपने कार्ड को बाहर निकालता है और अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करने लगता है। और लूफी हॉकिंस को देखकर इसे पहचान लेता है कि ये तो वही है। हाँ, लगता है इसने काइडो की पार्टी ज्वाइन कर ली। जिसके बाद हॉकिंस कहने लगता है, स्ट्रॉ हेड, आखिरकार तो मुझे मिल ही गई। मैं तो कोरी की तरफ जा रहा था, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे रास्ते में ही मिल जाओगे। और मुझे ऐसी खबर मिली है कि तुमने यहाँ पर कुछ न कुछ अजीब किया है। तब से मेरे 2 लोग भी मिसिंग चल रहे हैं और मेरे कार्ड्स बता रहे हैं कि 98% चांसेस है कि तुम दोनों में से किसी एक ने ही ये काम किया है। और ऐसा बोलकर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल देता है और बोलता है कि यहाँ लैंड ऑफ वानो में जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, या तो तुम्हें उन्हें फॉलो करना होगा और हमेशा उनके प्यादे बनकर उनके साथ रहना होगा, या फिर तुम यहाँ पर कुत्तों की मौत मारे जाओगे। और ऐसा बोलकर हॉकिंस और इसके सारे साथी लूफी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। जोरो भी अपनी तलवार को बाहर निकालता है। लूफी, मैं तुम्हें किनेमोन की दी हुई एक वार्निंग बता देना चाहता हूँ। उसने साफ साफ कहा है हम यहाँ पर कोई भी सीन क्रिएट नहीं कर सकते। फिर तो बस एक ही रास्ता बचा है, मैं बाद में किनेमोन से माफी मांग लूंगा। जिस पर जोरो भी स्माइल करता है। हॉकिंस अपने कार्ड का यूज करता है और बोलता है कि मेरे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि तुम लोगों के जीने की उम्मीद बहुत ही ज्यादा कम है। तुम्हारे चांसेस जीने के बस 19% है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम किस जगह पर खड़े हो? तुम्हें आइडिया भी है क्या ये जगह आखिर किसकी है? मुझे तो नहीं पता। हाँ, मैं जानता हूँ, ये काइडो की जगह है और मैं वो हूँ जो उसे मसल कर उसकी बैंड बजाने वाला है। वैसे लूफी, किनेमोन ने हमें ऐसी बातें करने से भी मना किया है ना? सॉरी भाई, माफ करना, मैं मजाक कर रहा था। काइडो तो मेरा भरा है। तभी जोरो की नजर उस स्वॉर्ड पर जाती है जिसे लूफी ने अभी पकड़ रखा था और इस पर निकल रही मिस्टीरियस एनर्जी को सेंस करके जोरो लूफी से कहता है, वैसे लूफी तुम्हें ये स्वॉर्ड कहाँ से मिली? अच्छा, ये देखा ना, देखने से ही पता चल रहा होगा ये कितनी ज्यादा फेमस है। हाँ, फेमस तो है। ठीक है, जरा मुझे इसे ट्राई करने दो। मैं नहीं दे रहा। साले लूफी का बच्चा मुझे नहीं देगा। मैंने कहा ना मुझे एक बार दे बस। एक सैमुराई के लिए उसकी तलवार उसकी सोल होती है, मैं तुझे मेरी सोल की दूं? इल्यूमिनाटी हूं मैं। लूफी के बच्चे, भूल मत, तो एक पायरेट है। तेरे पास किसी सैमुराई के सोल कैसे आ सकते हैं? हॉकिंस से देखकर शॉक्ड रह जाता है कि ये दोनों अपनी ही मस्ती में लगे हुए हैं, इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इनके होने से। अबे लूफी के बच्चे, तुझे तो तलवारबाजी आती भी नहीं, तो तू इसका क्या करेगा बे? चुपचाप मुझे दे दे। मैं नहीं दे रहा, मैं एक सैमुराई हूँ। सैमुराई तलवार के साथ लड़ते हैं। हॉकिंस इन पर हमला कर देता है। आ जाओ आ जाओ, एक एक को काट डालूंगा। और लूफी सीधा तलवार की मयान को ही इनकी तरफ फेंक देता है। अबे दिमाग ठीक है तेरा? तू इसे फेंक नहीं सकता। पर लूफी आगे बढ़ जाता है। मेरा कमाल देख अब जोरो, ये बचेंगे नहीं। और जिस हाथ में इसने भी तलवार पकड़ी हुई थी उस हाथ को पीछे स्ट्रेच करता है और गम पिस्टल नाम का अटैक इन पर परफॉर्म कर देता है। ये देखकर जोरो का दिमाग खराब हो जाता है। ये साले पागल कहीं के, ये कोई स्वॉर्ड टेक्निक है क्या? जोरो पर भी हमला हो जाता है पर बहुत इजीली इन सभी को हरा देता है। और लूफी की एक अलग ही लेवल की तलवारबाजी चल रही होती है जहाँ पर ये तलवार को किसी डंडे की तरह यूज कर रहा होता है। और बेचारा जोरो बस एक बार तलवार को यूज करना चाहता था और लूफी को देखकर कहता है कि भाई बस कर जा, मुझसे अब और देखा नहीं जाता। लूफी और जोरो मिलकर बहुत इजीली इन सभी को निपटा देते हैं कि तभी ओतामा को होश आ जाता है और अगले ही पल इसे एस का वो प्रॉमिस याद आता है। दोबारा से बेहोश हो जाती है और हॉकिंस इनकी फाइट को देखकर समझ जाता है कि मैदान में तगड़े लेवल के बंदों को उतारना पड़ेगा और कुछ बंदों को मैदान में उतार देता है जिनमें से एक ही एक बहुत बड़ी सी चोटी होती है और अपनी चोटी का यूज करके जोरो को जकड़ देता है। और एक बंदा जिसके हाथ में जाइंट सा हैमर होता है लूफी पर हमला कर देता है जिसकी वजह से आसपास की जमीन में दरार आ जाती है और यहाँ पर जितने भी लोग थे ये सभी इसी गड्ढे में गिरने लगते हैं। और इस चीज का फायदा उठाकर जोरो इस बंदे की चोटी को पकड़ता है और घुमाकर इसे सीधा गड्ढे के अंदर फेंक देता है। और लूफी भी अपने एक सिंगल अटैक से इस हैमर वाले बंदे को निपटा देता है। और हॉकिंस के साथी इन दोनों की ताकत को देखकर समझ जाते हैं कि इनके मुकाबले के नहीं है, तो सीधा हॉकिंग के पास जाकर कहते हैं कि बॉस ये दोनों तो बिल्कुल राक्षस के जैसे हैं, हम इनका सामना नहीं कर सकते, तो प्लीज आपको अब लड़ना ही होगा। हॉकिंस भी समझ जाता है कि अब इसे मैदान में कूदना ही होगा। और तभी लूफी एक छोटे से डायनासोर को सीधा हॉकिंस पर फेंक देता है। पर हॉकिंस अपनी स्वॉर्ड का यूज करता है जो कि एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस टाइप की स्वॉर्ड है और इस डायनासोर को बहुत बेरहमी से मार डालता है। लूफी इसकी स्वॉर्ड को देखकर हैरान हो जाता है और जोरो हॉकिंस के ऊपर एक स्लैश अटैक परफॉर्म कर देता है। ये अटैक इतना ज्यादा तेज होता है कि हॉकिंस का आधा शरीर इसकी चपेट में आ जाता है। ये देखकर लूफी भी शॉक्ड था कि भाई ये अटैक इतना ज्यादा तेज था, सबको लगता है कि हॉकिंस का काम तमाम हो चुका है। पर तभी हॉकिंस के एक साथी के ऊपर वही सेम कट लग जाता है और अनकॉन्शियस होकर नीचे
नीचे जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर इन्हें समझ नहीं आता कि आखिर अभी अभी यहाँ पर हुआ क्या। जोरो ने हमला हॉकिंस पर किया था पर इसका साथ ही इसकी जगह पर मारा गया और हॉकिंस की वो जगह जहाँ पर इसे चोट लगी थी वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। हॉकिंस अपने राइट हैंड को ऊपर उठाता है और देखता है कि इसके राइट हैंड से एक पपेट बाहर निकलता है मेरी एक लाइफ कम हो चुकी है और ये पुतला नीचे जमीन पर गिर जाता है। ये जो तुम स्ट्रॉमैन को देख रहे हो ये कठपुतली मेरे सबऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करती है। मैं अपने स्ट्रॉ फ्रूट की मदद से इनकी लाइफ को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करके रख सकता हूँ ताकि जरूरत पड़ने पर मैं इनका यूज कर सकूँ। और अगर कोई मुझ पर हमला करता है तो मेरी जगह वो इंसान मारा जाएगा जिसकी लाइफ मैंने स्टोर करके रखी है। जिसका मतलब है कि अगर मैं 10 जिंदगियों को स्टोर करके रखता हूँ तो मैं 10 बार मर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद भी नहीं मरूंगा क्योंकि वो सारी जिंदगियां मेरे सबऑर्डिनेट्स की होंगी। और तभी अपने कार्ड मैजिक्स का यूज करता है और बोलता है कि चलो गेम खेलते हैं, वो भी मेरे इन स्ट्रॉमैन कार्ड्स के साथ। और इसकी जो स्ट्रॉ स्वॉर्ड होती है आसमान में जाकर एक जायंट से स्ट्रॉ मॉन्स्टर का रूप ले लेती है, जिसे देखकर जोरो और लूफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये वानों में आकर ऐसा कुछ देखने वाले हैं। मैं बेवकूफ नहीं हूँ कि फर्स्ट जनरेशन के 2 पायरेट्स के साथ एक साथ लड़ूं। मैं यहाँ पर पूरी तैयारी करके आया हूँ। हॉकिंस अपने कार्ड्स को निकालता है, उन्हें शफल करता है और हमें बताया जाता है कि हॉकिंस की ताकत इसकी कार्ड्स की वजह से और भी ज्यादा बढ़ सकती है अगर इसकी किस्मत अच्छी हो तो। पर कुछ कार्ड्स बुरे भी निकलते हैं जो कि इस पर ही भारी पड़ सकते हैं। अब हॉकिंस एक कार्ड को बाहर निकालता है जिसका नाम होता है द रिवर्स्ड फूल और इस कार्ड की वजह से इसका एक जो सबऑर्डिनेट होता है वो पागल हो जाता है और हॉकिंस के ही दूसरे सबऑर्डिनेट पर हमला कर देता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। हॉकिंस दोबारा से शफल करता है और अपने कार्ड्स के बारे में बताता है कि मेरे ये जो कार्ड्स हैं ये बहुत बड़ा रिस्क भी कैरी करते हैं। वैसे ही जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ये बहुत ज्यादा ताकत तो देते हैं कि हमारी लिमिट्स को भी एक्सीड कर जाए, पर कुछ कार्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे हक में नहीं होते हैं। जिसके बाद हॉकिंस दूसरे कार्ड को उठाता है पर तब यहाँ पर कोमोचियो यहाँ पर आ जाता है और लूफी और जोरो को अपने साथ लेकर यहाँ से भागने लगता है। हॉकिंस के साथी भी इनके पीछे पड़ जाते हैं और लूफी देखता है कि ओतामा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, इसका फीवर भी बढ़ने लगा है। इसी वजह से कोमोचियो दौड़ता हुआ इनके पास आया था। हॉकिंस के सबऑर्डिनेट लूफी और जोरो पर अटैक कर देते हैं पर लूफी इन सभी को मारकर इन्हें ढेर कर देता है। हॉकिंस एक कार्ड को पिक करता है जिसकी वजह से ये पीछे जो मॉन्स्टर खड़ा होता है स्ट्रॉ मॉन्स्टर, इसकी ताकत डबल हो जाती है और बहुत ही ज्यादा तेजी से लूफी और जोरो की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर लूफी भी तैयार हो जाता है क्योंकि ओतामा के ऊपर एक खरोंच भी आने नहीं दे सकता था। जोरो की नजर इस मॉन्स्टर पर जाती है और नोटिस करता है कि इसके हाथों पर बड़े बड़े नील्स गड़े हुए थे और इसके पास जो स्वॉर्ड थी उस पर भी नील्स गड़े हुए थे। लूफी इस बच्चे का ख्याल रखो, इस मॉन्स्टर को तो मैं देखता हूँ। जोरो अपना कीमोनो उतारता है और अपनी तलवार को बाहर निकालते हुए सीधा इसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। ये मेरा शिकार है। जोरो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और तेजी से इस पर हमला कर देता है और ये मॉन्स्टर भी जोरो पर अपनी स्वॉर्ड को चला देता है पर जोरो लूफी और ओतामा की जान बचा लेता है। अब इन दोनों के बीच में तलवारबाजी शुरू हो जाती है और पीछे से दरअसल हॉकिंस इसकी स्वॉर्ड को कंट्रोल कर रहा होता है। तब ये मॉन्स्टर तेजी से जोरो पर अपनी तलवार को चला देता है जिसके इम्पैक्ट की वजह से कोमोचियो नीचे गिर जाता है। तभी जोरो यहाँ पर 2 गोरिल्ला स्ट्रेंथ का यूज करते हुए स्ट्रॉमैन को दूर पटक देता है और तभी स्ट्रॉ मॉन्स्टर अपने हाथों से जोरो पर हमला कर देता है पर जोरो उसके अटैक को रोकते हुए एक रिवर्स स्लैश अटैक परफॉर्म करता है जिसकी वजह से इस मॉन्स्टर की राइट आर्म डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसका असर हम हॉकिंस की बॉडी पर भी होता हुआ देखते हैं। पर जैसा कि हम जानते हैं कि हॉकिंस एक डेविल फ्रूट यूजर है तो इसकी आर्म नहीं जाती है बल्कि इसके सबऑर्डिनेट की जाती है। जोरो बहुत सारे हमले करता है और 3-4 बहुत ही खतरनाक हमले इस पर होते हैं और इसके आधे से ज्यादा सबऑर्डिनेट्स की जान चली जाती है पर हॉकिंस फिर भी नहीं रुकता है और इस बार जोरो के ऊपर अपनी स्वॉर्ड पर हमला कर देता है ताकि डिस्ट्रैक्ट हो जाए। पर जैसे ही जोरो इस हमले को रोकता है तो इस मौके का फायदा उठाकर ये मॉन्स्टर काफी सारे शार्प नील से जोरो पर हमला कर देता है पर जोरो इन सभी से ओतामा और लूफी की जान बचा लेता है। पर इस दौरान इसे 1-2 नील्स पड़ ही जाती हैं और अब जोरो की सटक जाती है और अगले ही पल पागल होकर इस मॉन्स्टर का वो हाथ ही काट देता है जिस हाथ से इसने उस स्वॉर्ड को थाम कर रखा हुआ था। जोरो 2 स्वॉर्ड स्टाइल का यूज करते हुए टावर क्लाइंब निपल नाम का एक अटैक यूज कर देता है और जोरो का यह हमला इतना ज्यादा टेरिफाइंग होता है कि सेकंड्स में ही इस मॉन्स्टर को 2 हिस्सों में काट देता है। यहाँ पर आग तक लग जाती है और मॉन्स्टर जलकर राख हो जाता है और सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं और अब हॉकिंस भी इसका पीछा नहीं करता है क्योंकि अब हॉकिंस के पास और सबऑर्डिनेट्स नहीं बचे हैं जिनकी जिंदगी ये दांव पर लगाकर इनसे फाइट कर पाए। पर आखिरी बार एक कार्ड को उठाता है जिसे देखकर ये बिल्कुल भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता है। अब हमें हेडक्वार्टर से जाना होगा क्योंकि ये कार्ड ऑफ हेल्प है, इन्हें आगे चलकर किसी की मदद मिलने वाली है जिसके जरिए से ये लोग बहुत आसानी से यहाँ से निकल जाएंगे। लूफी जोरो ये सभी लोग आगे बढ़ते हैं पर आगे चलकर बेचारा कोमोचियो रुक जाता है क्योंकि आगे का रास्ता 2 तरफ जा रहा होता है और इसे याद नहीं है कि टाउन में जाने वाला रास्ता कौन सा है। ओतामा की कंडीशन भी और भी ज्यादा खराब हो जाती है। अरे यार इतना सोच कर रहे हो, हमें राइट जाना चाहिए। जिस पर वही लेडी जो कि अभी कोमोचियो के बालों के अंदर छुपी हुई थी ये आकर कहती है कि नहीं तुम्हें लेफ्ट की तरफ जाना चाहिए। ये सुनकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं और इनके सामने वही लेडी आ जाती है जो कि जोरो से कहती है कि वाकई में तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, यकीन करना मुश्किल है कि तुमने हॉकिंस को पूरी तरह से ढेर कर दिया, तुम तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। पर भाई तुम हो कौन? लेडी जी मेरा नाम सुरु है और मैं एक टी हाउस ओनर हूँ, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं इसका इलाज कर सकती हूँ? क्या तुम इसे जानती हो? जी हाँ मैं इसे जानती हूँ। और लूफी इस औरत को बताता है कि इसने नदी का वो जहरीला पानी पी लिया था और उसी वक्त से इसकी तबीयत खराब हो चुकी है। और जोरो कहती है कि अभी तुम्हें किसी डॉक्टर के पास जाने की बजाय मेरे टी हाउस में चलना चाहिए। जिस पर जोरो भड़क जाता है, कोई चाय पानी का समय नहीं जब हम तुम्हारे टी हाउस में जाएं। अगर हमने जल्दी ही इसका कुछ नहीं किया तो इसकी जान भी जा सकती है और वैसे भी हमारे पास एक जड़ी बूटी मौजूद है जो कि इस रिवर के पॉइजन के अगेंस्ट बहुत ही अच्छा काम करती है। जिस पर लूफी भी मान जाता है और सभी लोग लेफ्ट मुड़ जाते हैं और यहाँ से सीधा ओके बुरे टाउन जो कि लैंड ऑफ वानो के पूरी में मौजूद है उस तरफ चले जाते हैं। और यहाँ पर ओके बुरे टाउन के अंदर हम
कुछ लोगों को देखते हैं। ये सभी लोग अभी टी हाउस के बाहर मौजूद होते हैं और इस टी हाउस के बाहर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि यहाँ पर डम्पलिंग्स खाते हुए कहता है कि बस यही चीज बची है जिंदगी में और इसे मैं बहुत रेयर ओकेजन्स पर ही खा पाता हूँ। जिसे सुनकर ये लेडी कहती है कि तुम चिंता मत करो, बहुत ही जल्द वो वक्त भी आने वाला है कि हम जितना चाहे उतना खा सकेंगे। इस लड़की का नाम है ओकीकुन जो कि इस टी हाउस की एक वेट्रेस है। और तभी एक मोटा सा आदमी यहाँ पर आ जाता है जो कि एक सुमो रेसलर है और यहाँ पर आकर ओकीकुन से कहने लगता है, तुम तो यहाँ का स्ट्रीट टैक्स भी पे नहीं कर सकी, क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद करूंगा। तुम्हें यहाँ पर काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम फार्म से आया हुआ खाना भी खा सकती हो जो कि बहुत ही ज्यादा ताजा होता है, तुम आराम से ऐश कर सकती हो। सर अगर आपको यहाँ पर कुछ नहीं खाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। मैं इस घटिया जगह से कुछ नहीं खाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी तुम लोग बनाते हो वो सब कुछ बच्चे कुछ खाने से बनाते हो या किसी के झूठे खाने से। शायद तुम मुझे जानती नहीं, मैं कैपिटल का सबसे फेमस योकोसुना हूँ और मैं इस वानो कंट्री का सबसे बेहतरीन सुमो रेसलर हूँ। ये बंदा इस पर ट्राई मार रहा होता है पर ये औरत इसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती है। तभी लूफी और जोरो और ये सभी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और जोरो इसे सुमो से कहता है, हट जाए सामने से मोटे, तेरा मोटा शरीर मेरे सामने आ रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? और सुमो जैसे ही जोरो पर हमला करने वाला होता है कि तभी जोरो की आंखों में किलिंग इंटेंट को देखकर ये बंदा डर जाता है और ओकीकुन से कहता है, मेरा टाउन के अंदर एक मैच है तो मुझे यहाँ से जाना होगा, और हाँ अगर तुम्हें जरा सा भी इंटरेस्ट है ये जानने में कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ तो आकर मेरा मैच जरूर देख सकती हो। और ऐसा बोलकर ये बंदा यहाँ से चला जाता है छिछोरा। जिसके बाद लूफी और ये सभी लोग मिलकर उस मेडिसिन को बनाने में लग जाते हैं। इसके बाद हम कुछ पायरेट्स को देखते हैं जो कि लूफी और जोरो पर ही नजर रखे हुए थे और इन सभी को भी पता चल चुका है कि लूफी यहाँ पर आ चुका है। और पायरेट्स कोई और नहीं बल्कि बेपो और उसके साथी हैं जिन्हें हम पहले की आर्क्स में देख चुके हैं। और बेपो अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे शायद जाकर उन सभी को आगाह करना चाहिए कि कहीं वो लोग कोई सीन क्रिएट ना कर दें। जिस पर इसका साथी कहता है कि मेरी मानो तो तुम ना ही जाओ, क्योंकि एक पेयर को जब वो लोग किमोनो के अंदर देखेंगे तो वो सभी डर जाएंगे। इसके बाद ये लोग लॉ की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी गाइस, ट्रफलगर लॉ ये बंदा भी यहाँ पर मौजूद है और इसे लूफी के बारे में बताने के लिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरी तरफ हम ओनिगाशिमा को देखते हैं जो कि बीस्ट पायरेट्स और काइडो का हेडक्वार्टर है। और यहाँ पर हम काइडो को देखते हैं जो कि 4 एम्परर्स में से एक है और इसे किंग ऑफ द बीस्ट भी कहा जाता है। एक ऐसा क्रिएचर जिसकी चमड़ी सबसे ज्यादा मोटी है, कोई ऐसा वेपन नहीं जो इसकी चमड़ी को भेद सके। और अभी काइडो चुपचाप किसी का इंतजार कर रहा होता है और यहाँ पर ओतामा की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। ये लोग उस मेडिसिन को तैयार कर लेते हैं। ये जो मेडिसिन है इसका टेस्ट काफी ज्यादा कड़वा है पर इस पॉइजन के अगेंस्ट काफी अच्छे से काम करती है। लूफी इसे ये खिलाता है और इसका टेस्ट सच में बहुत ही ज्यादा खराब होता है और लूफी इसे जबरदस्ती इसे खिलाने लगता है। तुम्हें इसे खाना होगा, तुम्हें ठीक होना होगा। और थोड़ी देर बाद इसे होश आ जाता है और कोमोचियो इसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। भैया मेरा पेट ठीक हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। जोरो भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि भाई इतनी ज्यादा इफेक्टिव दवाई। और सूरो बताती है कि ओतामा अगर तुम्हें पूरी तरह से ठीक होना है तो तुम्हें आज के बाद दोबारा से कभी भी उस पानी को नहीं पीना है। जी ठीक है। पर अगले ही पल से भूख लग जाती है और तेजी से नदी की तरफ आगे बढ़ने लगती है। मुझे पानी चाहिए। पर सूरो इसे रोक लेती है और चिल्लाते हुए कहती है कि अगर तुमने दोबारा से उस पानी को पिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओकीको जोरो की ड्रेसिंग भी कर देती है और ओकीको की हाइट को देखकर जोरो कहता है कि भाई तुम कुछ ज्यादा ही लंबी नहीं हो साले जोरो, अगर बिग मॉम को देख लिया ना तो हैरान हो जाएगा, वो बहुत ही ज्यादा लंबी है। तभी ओतामा खुशी के मारे चिल्ला उठती है क्योंकि इसे इतने सालों के बाद रेड बीन सूप खाने को मिलता है। और सूरो से कहती है कि नहीं, मैं इसे नहीं खा सकती हूँ, प्लीज आप इसे रख लीजिए क्योंकि मेरे पास दवाई देने के तक पैसे नहीं है। तो आखिर मैं इसे सूप को कैसे पी सकती हूँ? अरे चिंता मत करो, तुम इसके पैसे देने की जरूरत नहीं है, तुम बस इसे खा लो और ठीक हो जाओ। पर ओतामा मना कर देती है। पर तभी इसके पेट से गुर्राने की आवाज आती है, मैंने कहा ना तुम इसे खा सकती हो बच्ची। सुनो मैम, मैं जानती हूँ कि आपने और ओकीको-सान ने कितने समय से खाना नहीं खाया है, तुम ऐसे कैसे खा सकती हो? लूफी और जोरो भी इसकी बातें सुन रहे होते हैं। ओतामा धीरे धीरे पीछे हटते हुए कहती है कि आप लोगों ने मुफ्त में मेरी जान बचाई तो अब मैं इसे एक्सेप्ट कैसे कर सकती हूँ। तभी सूरो को गुस्सा आ जाता है, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, चुपचाप खा ले इसे बच्ची। जिसके बाद ओतामा उस रेड बीन सूप को लेकर जोरो और लूफी के बीच काफी समय तक बैठी रहती है और इसे बस देखती रहती है। खा ला हूँ, कितनी देर लगाती हो, खा लो इसे, ठंडा हो जाएगा। ओतामा आज तुम्हारा बर्थडे है भाई, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, पीले पीले। और सूरो ओतामा से कहती है कि ठीक है, तुम इसे मेरी तरफ से एक बर्थडे प्रेजेंट समझ सकती हो। ओतामा इस सूप को पीती है और इसके आंसू आ जाते हैं और लूफी को हितेत्सु की बात याद आती है कि पूरे साल में बस 2 ही बार ओतामा को चावल खाने को मिलते हैं, बाकी के समय या तो ये लोग भूखे रहते हैं या घास खाकर गुजारा करते हैं। और अगर ये लोग पूरा दिन भी कमर तोड़कर मेहनत करें तो भी किसी एक इंसान के लिए पैसे नहीं जुटा पाते हैं। लूफी ये सारी बातें सुनकर और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है और इस छोटी बच्ची के लिए कुछ करना चाहता है। ओतामा बहुत खुशी से इस सूप को पी रही होती है और सुरु भी ओतामा को देखकर इमोशनल हो जाती है। ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है, आपका शुक्रिया। और जब लूफी इस कंट्री की हालत को देखता है तो इसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद सुरु लूफी और जोरो को बताती है कि तुम लोग ओतामा को जैसे देख रहे हो बाकी के बच्चों की भी यहाँ पर यही हालत है, इसकी उम्र के बच्चों को यहाँ पर भरपेट खाना तक नहीं मिल पाता है। हाँ, और यही चीज मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा दिला रही है क्योंकि जब तक पहाड़, समुद्र और जंगल है तब तक हम इंसानों को खाने की कमी तो नहीं होनी चाहिए। पर यहाँ पर देखो इस कंट्री की क्या हालत हो गई है, बिल्कुल इंडिया जैसी हालत हो गई है इसकी। और बीजेपी सरकार, काइडो, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करने वाला।